Hello everyone. Today we'll con- Today we will study about photosynthesis. Photosynthesis एक काफी important topic है plant physiology का. So let's start. Photosynthesis, as name suggests, photo means light. Synthesis to prepare or to synthesize. So in photosynthesis, plants synthesize their own food in presence of light, utilizing CO2 and water. That's why plants are called autotrophic. सिंपल सी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की. CO2 plus water in presence of sunlight. Glucose is synthesized. Oxygen is released as byproduct. Plus 2. So this is simple reaction of photosynthesis in which plant utilize carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll, synthesize their own food in the form of glucose, and oxygen is released as byproduct जो कि एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है. एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो ये सिंपल सी रिएक्शन है बट दिस इज नॉट सो सिंपल. ये इसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. तो फोटोसिंथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इस रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस. फिजिको केमिकल प्रोसेस, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. It is an anabolic reaction and it is an redox reaction. वन बाय वन देखेंगे. तो फोटोसिंथेसिस ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्रेन प्लांट एंड कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली प्लांट्स इन हायर प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस ऐसे प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट CO2 एंड वाटर का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं. ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में. फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है. हम क्यों बोलते हैं कि एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है? इसलिए क्योंकि इसमें फिजिकल एनर्जी जो सनलाइट आती है उसको प्लांट कन्वर्ट कर देते हैं इस केमिकल कंपाउंड ग्लूकोज में. मीन्स ये एक केमिकल कंपाउंड बना लेते हैं. तो क्या हुआ? फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फिजिको केमिकल प्रोसेस. इसका एक एट्रीब्यूट ये भी है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? आपने पढ़ा ही होगा. दो तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें मैं आपको बता देती हूँ. एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड करती है. जो भी रिएक्शन है वो तभी प्रोसीड करेगी जब हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे. एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो जो फोटोसिंथेसिस होती है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. मींस सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी प्लांट लेते हैं, उसके बाद ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट है ये एनाबोलिक रिएक्शन है. अब एनाबोलिक रिएक्शन क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल है, इसके अंदर जो भी एक्टिविटी चलती है, जितनी रिएक्शंस होती हैं
उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है वो मेटाबॉलिज्म के में आता है। तो मेटाबॉलिज्म में भी दो तरह की रिएक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म ये दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल मिल करके प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए, उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसा कि हमारा फोटोसिंथेसिस में होता है। क्या हुआ? CO2 मिला, वाटर मिला, एनर्जी ली इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ग्लूकोज बना लिया। कैटाबॉलिज्म में इसका जस्ट रिवर्स होता है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर जाता है, प्लस इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसका एग्जांपल होता है, आगे पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है, मींस इसमें सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर के CO2 वाटर मिलकर के और एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में लेकर के ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म डिफर करता है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकआउट हो जाता है और फिर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। आई थिंक आप लोग को पता ही होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। रिडक्शन मीन्स, पहले रिडक्शन देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम हाइड्रोजन के टर्म में देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी कंपाउंड से, या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, या हाइड्रोजन ऐड होगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ। ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो अब देखते हैं आगे कि इसमें किस चीज का रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। CO2 कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में, तो इसमें और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे CO2 का हो रहा है, कार्बन का हो रहा है रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि वाटर है, इससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस में एक कंपोनेंट ऑक्सीडाइज होता है और एक कंपोनेंट रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होकर के ग्लूकोज बन रहा है, एंड वाटर का ऑक्सीडेशन होकर के ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो फोटोसिंथेसिस फिजिको-केमिकल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, इसकी साइट कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस की साइट आई थिंक आप लोगों को पता होगा। फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड है, लाइक ल्यूकोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है,
वजह से इसका कलर। तो पहले एक बार हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में वी विल स्टडी। इज अ oval shaped structure साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन होता है एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे कि स्ट्रोमा बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक के ऊपर एक पॉइंट लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड बोलते हैं और इनके स्टैक को बोलते हैं ग्रेना। Single is thylakoid and stack of thylakoid is grana. Stack of thylakoid। अब ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ग्रेना, ये एक दूसरे के से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ज्वाइंट होते हैं, इससे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसके अंदर राइबोसोम भी होता है। इसके अंदर कौन सा राइबोसोम होगा? 70s। एंड इसके अंदर डीएनए भी होता है। विच डीएनए? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए की प्रेजेंस की वजह से इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दिस ग्राना स्ट्रोमा लैमेली, ये फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो ये फ्लूइड लाइक फ्लूइड है इसका स्ट्रोमा, इसमें डार्क रिएक्शन होता है। पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। एंड डार्क रिएक्शन लाइट काइंड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट होता है, इससे डायरेक्ट लाइट की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है। ये लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, बट ये लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी और एनएडीपी, उसको यूटिलाइज करता है CO2 फिक्सेशन के लिए। तो ये लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, लाइट के एब्सेंस में इंडिपेंडेंट होता है। बट जो लाइट रिएक्शन होती है उसके लिए तो लाइट एकदम एसेंशियल है। तो ये जो आपका थाइलेक्वाइड होता है इसमें लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। अब आप ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट का चीज और क्लियर कर दूं, ये जो लाइट रिएक्शन है इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और ये फोटोफॉस्फोरिलेशन भी दो तरह का होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
and cyclic photophosphorylation. साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो ये स्ट्रोमा लैमेली में होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बट जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ये, सॉरी, स्ट्रोमा लैमेली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीएस वन होता है, एंड थाइलाकॉइड में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, यहाँ पे फोटो सिस्टम वन और टू होते हैं। फोटो सिस्टम क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट में कहाँ होता है? ये प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, लीफ जो होती है। लीफ के अंदर बेसोफिल सेल्स होती हैं। इस बेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इट में बी 20 to 40 पर सेल होता है। ओके, और ये क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर अरेंज होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट को कैप्चर करने के लिए, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अदर देन क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब होते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, जिनसे कि ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, वो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, जिसमें कि एक प्लांट लेते हैं जिसकी लीफ वेरीगेटेड होती है, उसको ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। जब ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं तो जो एरिया कवर्ड होता है उस पर लाइट नहीं पड़ती है। लाइट नहीं पड़ी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इट इंडिकेट्स कि लाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा है, पहले पढ़ते थे, वो है कि इसमें एक प्लांट लेते हैं, एक प्लांट लिया जो कि वेरीगेटेड है, मीन्स इसमें पैचेस में क्लोरोप्लास्ट है। पैचेस ऑफ क्लोरोफिल है, ठीक है। हो गए। अब हमने क्या किया कि इस लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब ये वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड है मीन्स इसमें पैचेज ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। सनलाइट फॉल हुई, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, तो स्टार्च की सिंथेसिस हुई। और स्टार्च की सिंथेसिस हुई या नहीं हम कैसे चेक करते हैं? आयोडीन टेस्ट से। तो ऑब्जर्वेशन जब देखा हमने, ऑब्जर्व किया, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें ये मिला कि जो एक्सपोज पार्ट था उसने तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव दिया। स्टार्च के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, ओके। और आयोडीन सोल्यूशन से जब टेस्ट करते हैं तो अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो ब्लू ब्लैक कलर डेवलप होता है। तो इनको ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट तरह के ऑब्जर्वेशन मिले कि जो एक्सपोज्ड ग्रीन पार्ट था उसने तो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट दिया स्टार्च के लिए,
जो वेरीगेटेड पार्ट था जिसपे कि क्लोरोफिल नहीं था उसने निगेटिव दिया। एंड जब इन्होंने इसको कवर्ड पोर्शन का किया तो उन्होंने पाया कि जो कवर्ड पोर्शन था वो वेरीगेटेड हो या क्लोरोफिल वाला पोर्शन हो, दोनों ने नेगेटिव दिया। तो इनके ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह के थे। फर्स्ट था कि एक्सपोज्ड ग्रीन पार्ट, इसमें पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट दिया, आयोडीन टेस्ट। ओके। एंड जो एक्सपोज्ड वेरीगेटेड पार्ट था उसने निगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। थर्ड इन्होंने देखा कि जो कवर्ड पार्ट था, कवर्ड ग्रीन पार्ट था, उसने नेगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। एंड कवर्ड वेरीगेटेड पार्ट था, भी नेगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। इससे इन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो प्लांट है उसको क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल तो है, बट अगर सनलाइट नहीं मिलती है तो इट विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। तो जो एक्सपोज ग्रीन पार्ट था उसको सनलाइट भी मिली, क्लोरोफिल भी था, तो उसने ग्लूकोज के सिंथेसिस की और आयोडीन टेस्ट उसका पॉजिटिव आया। जो एक्सपोज वेरीगेटेड पार्ट था जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था उसने निगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। मींस सनलाइट प्रेजेंट तो है बट क्लोरोफिल नहीं है, तो इट इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। फिर थर्ड इन्होंने चेक किया कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का और कवर्ड था, ग्रीन है बट कवर्ड है, इट मीन्स ये लाइट रिसीव नहीं कर पा रहा है। जब लाइट रिसीव नहीं कर पा रहा है तो इसने ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं की, तो इसने नेगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। फिर इन्होंने चेक किया कि जो कवर्ड वेरीगेटेड पार्ट था इसमें ना तो लाइट पहुंच रही है और ना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसने भी नेगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि सनलाइट तो चाहिए ही, बट इसके साथ साथ क्लोरोफिल का भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है, तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताता है कि अगर प्लांट को आप लाइट दे रहे हो, क्लोरोफिल भी दे रहे हो, बट अगर CO2 ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? नो, प्लांट इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मींस इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि प्लांट है, प्लांट को अगर एक सोल्यूशन होता है QH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है जिसकी एबिलिटी होती है टू एब्सॉर्ब CO2। अगर CO2 का सोल्यूशन रख दिया गया तो वो अपने एरिया से वो CO2 को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड था। एक प्लांट लिया गया, प्लांट लिया और इन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब ली, ट्यूब ले ली, इस ट्यूब के अंदर इन्होंने डाल दिया QH सोक्ड कॉटन, QH सोक्ड कॉटन डाल दिया। अब इस पे सनलाइट फॉल हुई, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की। अब इन्होंने क्या किया कि
चेक किया, लीफ को लिया और आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया। तो इनके क्या ऑब्जर्वेशन थे? जो लीफ का जो पार्ट ट्यूब के अंदर बनता, लीफ का जो पार्ट ट्यूब के अंदर था, उसने आयोडीन टेस्ट नेगेटिव दिया। जो एक्सपोज पार्ट था, उसने पॉजिटिव दिया। इन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो KOH है, इसकी एबिलिटी है CO2 को सो एब्जॉर्ब करने की। तो यहाँ पे KOH सोक्ड कॉटन डाला था, इस KOH ने क्या किया, इस एरिया की जितनी CO2 थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। सनलाइट का फॉल हुआ, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बट CO2 अनअवेलेबल है। तो प्लांट वाज नॉट एबल टू सिंथेसाइज their own food, means it was not able to perform photosynthesis। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि प्लांट को लाइट तो चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, इन दोनों के साथ CO2 मस्ट है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर दो चीजें अवेलेबल है बट CO2 ही अवेलेबल नहीं, लाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, वाटर भी अवेलेबल है, बट CO2 नहीं है, तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि अगर CO2 अवेलेबल है, लाइट क्लोरोफिल है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेगा। लेट्स सी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में है कि काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, उसको प्रिस्ले ने किया था। इन्होंने ये बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसी के साथ ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है प्रिस्ले का। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1770 में, एंड आई थिंक 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई, ऑक्सीजन डिस्कवर्ड हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बर्निंग कैंडल ली, इन्होंने एक कैंडल ली, एक माउस लिया और इसको एक बेल जार से कवर कर दिया। इन्होंने देखा कि थोड़ी देर में क्या होता है कि ये कैंडल जलती रहती है, माउस भी सरवाइव कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या नोटिस किया कि कैंडल जो है लिट नहीं हो रही है, बर्न नहीं हो रही है, कैंडल बुझ जाती है। पहले तो ये बर्न हो रही थी और माउस जो है सरवाइव कर रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम कैंडल भी बुझ जाती है और माउस भी डाई कर जाता है। अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सॉरी क्या किया कि इन्होंने कैंडल ली, बर्निंग कैंडल ली, माउस लिया, माउस के साथ इन्होंने मिंट का प्लांट भी लिया। फिर उसको एक बेल जार से, इनका क्या ऑब्जर्वेशन था, इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि माउस भी सरवाइव कर रहा है, कैंडल भी बर्न कर रही है, प्लांट हाइड्रोजन। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जब इन्होंने सिर्फ माउस और कैंडल को रखा था
तो थोड़ी देर के लिए माउस सरवाइव कर रहा था, कैंडल भी बर्न कर रही थी। इट मीन्स कि माउस को ऑक्सीजन मिल रही है, और वर्किंग के लिए आपको भी पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ी देर के लिए तो दोनों ने जो कवर्ड एरिया में एयर थी उससे ऑक्सीजन लिया, इसने रेस्पिरेशन में, इसने बर्निंग के लिए यूज किया। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ऑक्सीजन जब खत्म हो गई तो माउस डाई कर गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस माउस और कैंडल के साथ एक मिंट प्लांट रख दिया। अब एज यूजुअल सनलाइट पड़ी, क्लोरोफिल है, वाटर है, प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस किया तो इसने ऑक्सीजन रिलीज की। इस ऑक्सीजन को कैंडल ने यूज किया टू बर्न, एंड इसी ऑक्सीजन को माउस ने यूज किया इन रेस्पिरेशन। तो रिजल्ट क्या निकला कि अगर एक प्लांट उन्होंने रख दिया, उसने फोटो लाइट पड़ी, उसने फोटोसिंथेसिस की, ये रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 निकाल रहा है। इस CO2 को प्लांट यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, CO2 ले रहा है। तो एक इसके अंदर बैलेंस सा बन गया है। ऑक्सीजन निकल रही है, कैंडल बर्न हो रही है, माउस ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। तो माउस भी सरवाइव कर रहा है और कैंडल भी सरवाइव बर्न कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जनरेट होती है। मींस जैसे हमने शुरू में देखा कि CO2 वाटर यूज करके प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। बट उस टाइम तक ये क्लियर नहीं था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, चलो उसमें फूड तो बना, ग्लूकोज बन रहा है जो एज ए स्टार्च स्टोर हो रहा है, बट जो गैस बन रही है वो क्या है, वो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि जो गैस रिलीज हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन गैस है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम और एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। एक चीज और बता दूं क्या, सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस का, तो इसके दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट इसकी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो ऑक्सीजन ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, इसको एनिमल्स ने ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज किया, इनहेल किया, एंड ये फोटोसिंथेसिस ही है जो कि बेस है हर फूड चेन का। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज और कोई भी फूड चेन है, उसका बेस क्या होता है, वाटर ड्रॉप। तो वाटर ट्रॉफ होते हैं, ये प्लांट ही होते हैं, ठीक है। किसी भी फूड चेन का बेस जो होते हैं वो प्लांट होते हैं, प्लांट से वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस ये है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट होती है एज ए रिएक्शन की, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल के लिए वो रेस्पिरेशन में यूज होती है। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंस ये है कि ये प्राइमरी सोर्स है ऑल फूड ग्रेन ऑन food on all organic compound on earth. Okay, thank you. We'll see in next lecture.